अब मेंटेनेंस का पूरा कानून बदल चुका है। चाहे मेंटेनेंस वाइफ ले, चाहे बेटा या बेटी ले, यह देखने को मिलता है कि वाइफ के द्वारा जो मेंटेनेंस की राशि है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यह देखते हुए न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस की जो राशि है उसे जरूरत के हिसाब से ही तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह लगातार कहा जा रहा है कि पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है या फिर यह लिखकर आया जाता है कि मेरे को इतनी मेंटेनेंस की राशि दी जाए। आपके कहने मात्र और लिखने मात्र से कोर्ट के द्वारा वह मेंटेनेंस की राशि तय नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी गहराई में जाया जाएगा। ये जितने भी सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। नवंबर 2023 में इसी संबंध में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है, इस गाइडलाइन के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप कोई मेंटेनेंस का केस करना चाहते हैं या फिर आप पर किसी ने मेंटेनेंस का केस किया है, तो यह कानून आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट जरूर कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। आज हम बात कर रहे हैं वाइफ और बच्चों को जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसके बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उस जजमेंट के बारे में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, लेकिन एक केस है अदिति मिट्टी वर्सेज जितेश शर्मा 6/11/2023 का यह जजमेंट है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस मामले में फैक्ट क्या थे और उस मामले में क्या हुआ था। इस मामले में यह होता है कि 2008 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है। शादी से दोनों को बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट होने के बाद वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो लड़की थी वह अपनी माता के साथ रहने लग जाती है और जो लड़का था वह अपने पिता के साथ में रहने लग जाता है। जब बात बहुत बढ़ जाती है और जब दोनों में समझौता नहीं होता है तो पति के द्वारा एक डिवोर्स की याचिका लगा दी जाती है फैमिली कोर्ट में। मतलब कि पति के द्वारा एक तलाक की याचिका लगा दी जाती है। इसी दौरान ही, इसी समय ही पत्नी के द्वारा अपने और अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की फाइल कर दी जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में यह बताया गया है कि अगर कोई पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है या फिर कोई बेटा अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, तो वह अपने दूसरे पार्टनर से 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकता है। इसी बीच ही हस्बैंड को डिवोर्स मिल जाता है और 125 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वह अभी पेंडिंग ही रहती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी को तो मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेटी के बारे में यह डायरेक्शन दिया जाता है कि बेटी को पर मंथ 20,000 रुपए भरण पोषण के रूप में दिए जाएं। इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में यह प्रार्थना, ये प्रेयर की जाती है कि पहले मैं अच्छा कमाता था, लेकिन अब मेरा बिजनेस है वह ठप हो गया है, अब मेरे पास इतनी कमाई नहीं रह गई है, इसलिए जो मेंटेनेंस की राशि है उसे कम किया जाए। हाईकोर्ट बिना किसी रीजन के और बिना किसी कानून को फॉलो किए हुए ही जो राशि थी 20,000 रुपए की, उसे कम करके 7,500 रुपए कर दिए जाते हैं। जब बेटी के 7,500 रुपए हाईकोर्ट के द्वारा तय कर दिए जाते हैं तो उसकी अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह प्रेयर की जाती है कि हाई कोर्ट ने बिना किसी रीजन के और बिना किसी कानून को देखते हुए 20,000 रुपए से 7,500 रुपए की पर मंथ राशि कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल व अनरीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद दो लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जाता है। पहला है रजनीश वर्सेज नेहा, 4 नवंबर 2021 का यह मामला है। इस जजमेंट के पैरा नंबर 72 में यह कहा गया है कि पत्नी के द्वारा जब भी 125 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर राशि बताई जाती है, और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जब पति के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब पेश किया जाता है तो पति के द्वारा अपनी आय को छिपाया जाता है।
ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम यह डायरेक्शन देते हैं कि वाइफ या हस्बैंड के द्वारा जब भी मेंटेनेंस का कोई क्लेम किया जाता है तो उन्हें एक एफिडेविट पेश करना होगा फैमिली कोर्ट में, और उन्हें अपनी जो लायबिलिटीज हैं वह उनमें मेंशन करनी होंगी, और यह एफिडेविट दोनों पक्षों को अलग से देना होगा। और जैसे ही आप कोर्ट में एफिडेविट पेश करते हैं तो सामने वाली पार्टी का यह राइट होता है कि वह उसमें जवाब दे, और रिप्लाई करने के लिए वह 2 बार से ज्यादा मौके नहीं ले सकता। इसलिए ऐसा कहा गया है ताकि जब भी एफिडेविट पर आप कोई भी बात कहेंगे तो आपको उसमें सच लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफिडेविट पर अगर आपने कोई भी बात झूठी या गलत लिखी है तो आपके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए रजनीश वर्सेस नेहा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही यह बात कही कि अगर आपको मेंटेनेंस से संबंधित कोई काम पड़ता है तो ये जो एफिडेविट है हम इस जजमेंट के साथ दे रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवाकर आपको कोर्ट में पेश करना है जहां पर भी आपका केस चल रहा है। अगर आपको यह लगता है कि ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ केस आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और दूसरी पार्टी के पास यह राइट भी रहेगा कि वह उसका रिप्लाई भी कर सकता है। तो यह गाइडलाइन जब से जारी हुई है तो मेंटेनेंस के कानून में काफी हद तक चेंज हुआ है, और प्रैक्टिकली यह भी देखा जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट होते हैं और जो फैमिली कोर्ट होते हैं जिनमें मेंटेनेंस की मांग की गई है, उन मामलों में कोर्ट के द्वारा शपथ पत्र पर जो आपकी जो लायबिलिटीज पेश की गई हैं, किसकी कितनी इनकम है, उसके आधार पर ही मेंटेनेंस की राशि तय कर दी जाती है। और फैमिली कोर्ट के पास एक आधार भी आ जाता है कि पति की कितनी कमाई है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर ही फैमिली कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसी आधार पर ही मेंटेनेंस की राशि का आदेश कर दिया जाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था वह बिल्कुल ही क्लियर था। हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फॉलो क्यों नहीं किया? जब फैमिली कोर्ट के द्वारा प्रॉपर रीजनिंग देते हुए 20,000 रुपए तय कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोर्ट में एफिडेविट भी पेश किए गए थे, इसी के आधार पर ही 20,000 रुपए पर मंथ बेटी के लिए आदेश किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने बिना किसी रीजन के वह राशि घटाकर 7,500 रुपए कर दी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट में जो है नेहा त्यागी वर्सेज दीपक त्यागी 1 दिसंबर 2022 का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेहा त्यागी वर्सेज दीपक त्यागी वाले मामले में बिल्कुल क्लियर यह बात कर दी गई है कि यदि पति को डिवोर्स मिल भी जाता है तो बेटा या बेटी जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तो हस्बैंड की यह लायबिलिटी बनेगी कि उनको भरण पोषण की राशि दे। इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने जो 20,000 रुपए की जो राशि थी जिसे घटाकर 7,500 रुपए कर दी गई थी, उस आदेश को हम रद्द करते हैं, और जो फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपए की राशि जो पर मंथ तय की थी उसे हम ग्रांट करते हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हम देश के सारे हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर और फैमिली कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर को यह गाइडलाइन देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह डायरेक्शन देते हैं कि आप देश के सारे जुडिशियल ऑफिसर को रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वह प्रोवाइड करवाई, और आगे से जो भी मेंटेनेंस का केस डिसाइड होगा, चाहे वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 का हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 24 का केस हो, उस केस में रजनीश वर्सेज नेहा का मामला फॉलो होगा और एफिडेविट भी फॉलो होगा। और अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो से आपने यह जाना कि अगर कोई भी पत्नी, बेटा या बेटी अगर किसी व्यक्ति से मेंटेनेंस की मांग करते हैं तो उसमें आपको एक एफिडेविट देना होगा, साथ में यह बताना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या कमाते हैं, और आपको वह एफिडेविट न्यायालय में पेश करना होगा। उसी के आधार पर ही कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की राशि तय की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।